आखिरकार वो समय आ ही गया जब सदन में वंदे मातरम की 125वीं जयंती के अवसर पर उस पर चर्चा करने का सत्र आयोजित किया गया। उस विशेष सत्र में वंदे मातरम के बारे में पक्ष विपक्ष और सभी प्रकार के दलों को कुछ ना कुछ बोलना था। जाहिर सी बात है, चर्चा होगी तो पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, सकारात्मकता भी आएगी और नकारात्मक पक्ष भी निकल करके सामने आएंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आज हम वंदे मातरम की जो 150 साल की जर्नी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का आंकड़ा लेकर के आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी की इतनी लंबी यात्रा होगी, 150 वर्षों की यात्रा होगी, वो चर्चा का केंद्र होगा, चर्चा का विषय होगा, तो उसके साथ सभी प्रकार के पहलू जुड़े होंगे। जाहिर सी बात है, उसमें सकारात्मक पहलू भी होंगे और नकारात्मक पहलू भी होंगे। हम बात करते हैं वंदे मातरम के प्रारंभ की। तो आप सबको पता है कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो आदरणीय श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। 1875-76 के काल में ज्यादातर विद्वान 1876 ही मानते हैं कि वंदे मातरम के जो प्रारंभ के 2 अंतरे हैं वो रचे गए, उनका संपादन हुआ, उनका प्रकाशन हुआ। उसे राष्ट्रीय गीत के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया, मान्य कर लिया गया। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आनंद मठ, वो आनंद मठ रचा गया। उसका दूसरी बार जो प्रकाशन हुआ वो 1882 में हुआ। इससे पहले वो 2 अंतरे स्वीकार कर लिए गए थे। जो हमारी कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 का, ध्यान रखिएगा। 1876 में प्रारंभ के 2 स्तंजे जो 2 अंतरे थे वो शामिल कर लिए गए थे और ये राष्ट्र प्रतीक के रूप में गाया जाने लगा था, नारे के रूप में गाया जाने लगा था। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार सार्वजनिक तौर पर गाया गया था। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो उसकी यात्रा चली विभिन्न विभिन्न जगहों पर, विभिन्न विभिन्न समयों पर, उसके बारे में हम विमर्श करेंगे। लेकिन इसी बीच जो वंदे मातरम नहीं गाने वालों की, वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करने वालों की जो प्रजातियां उभर कर आई, उनको ये जानना चाहिए 1896 के अधिवेशन में जब पहली बार राष्ट्रीय सलामी गीत के रूप में वंदे मातरम को गाया गया, उस समय पर उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। ध्यान रखिएगा, उसके बाद कई प्रकार के लोगों ने इसे धार्मिक आस्था, हिंदूवादी गीत, अन्य प्रकार की चीजों को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाते रहे और वंदे मातरम नहीं गाए जाने की पैरवी करते रहे। ये कांग्रेस का जमाना था। उस समय पर एक ही पार्टी थी, कांग्रेस थी। जब कल चर्चा हुई सदन में तो चर्चा के दौरान ये देखने को मिला कि बहुत सारे कांग्रेसी अति उत्साहित हो रहे थे। अति उत्साहित होना भी चाहिए और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब वंदे मातरम की यात्रा का जिक्र किया तो उसमें कहीं भी संघ नहीं था, वहाँ कहीं भी आरएसएस नहीं था, वहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। वो ये भूल जाते हैं कि जिस कांग्रेस का जिक्र किया गया ये वो कांग्रेस थी ही नहीं जिस कांग्रेस का नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप उसे आगे बढ़ाकर देखते हैं, लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ये वो कांग्रेस थी जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक दल बनाया गया था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक दल बनाया गया था और ये तय किया गया था कि भारत को आज़ादी मिलते ही इस दल को भंग कर दिया जाएगा। ये किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन उस समय के जो इसके राजनेता थे, उस समय के जो भी थे, चाहे वो सरदार पटेल जी हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, जब पावर ऑफ सेटलमेंट हो रहा था, पावर का
हस्तांतरण हो रहा था उस समय पर ये निश्चित हो जाता था कि जब पावर का हस्तांतरण हो रहा है तो किसी न किसी को तो सत्ता संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई सत्ता नहीं संभालेगा तो यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात होंगे और वातावरण वैसा ही होगा जैसे अभी भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, बांग्लादेश की हालत बनी हुई है, अफगानिस्तान की बनी हुई है। तो किसी न किसी को तो सत्ता लेनी थी। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग कहें कि उस समय पर सत्ता की भूख थी लोगों को, उस समय सत्ता की आवश्यकता थी। और ह्यूमन नेचर ये कहता है कि आवश्यकता ही भूख निकल करके सामने लाता है। तो अगर सत्ता की आवश्यकता थी देश को, तो उन लोगों को भी जो उसके लिए उत्तरदायी हैं, जिनने उन तमाम चीज़ों के लिए अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी, तो उनको सत्ता पर काबिज होना चाहिए था। और ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है। कई प्रकार की नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उस नीति की आलोचना हम नहीं कर सकते। वो किसी भी कीमत पर सत्ता जब हासिल होगी उसके बाद ही आप सुशासन और कुशासन की नीतियों पर विमर्श करेंगे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जब आरएसएस की बात होती है, संघ की बात होती है, तो हर जगह हर समय पर एक मोनोपोली जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया गया। वहाँ भी जब संघ अपनी सांसें ले रहा था, बना रहा था, यानी कि आरएसएस की अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार के उस पर सेंसन्स लगाए गए, कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। जाहिर सी बात है वो एक प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा था। जब कोई भी संगठन तैयार होता है, खड़ा होता है, तो उसकी एक वैचारिक विचारधारा होती है, लेकिन वो उस समय पर परिपक्व विचारधारा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके मानने वाले सार्वजनिक डोमेन में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपरिपक्व अवस्था में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां, जो समय दर समय उसके साथ काम करते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, ज़रूरत के अनुसार लोगों का मंतव्य पहचानते हुए उनके नियमों में परिवर्तन किया जाता है, फेरबदल किए जाते हैं और उसको समाज और व्यवस्था के अनुसार ढाला जाता है। यही यात्रा कांग्रेस की भी रही है, यही यात्रा भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। कांग्रेस जो कि बहुत पुरानी विचारधारा से निकली हुई पार्टी थी, तो कांग्रेस में वो परिपक्वता उस समय पर आ चुकी थी जिस समय पर आरएसएस नवजात था, आरएसएस अपनी पाँवों में खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। एक विचारधारा लेकर कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस के पैरेलली किसी और को चलने के लिए विचारधारा का बदलाव करना था। विचारधारा का बदलाव ऐसे किया जाता है कि उसी रास्ते पर ना चल करके एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना। अब उसमें गांधी जी की हत्या को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मंथन हो सकता है कि उसको किसका सपोर्ट था, किसको सपोर्ट नहीं था, किस प्रकार का वैचारिक मतभेद था। लेकिन जब आप किसी संगठन की बात करते हैं तो दोनों तरफ के लोगों को आपको निष्पक्षता के साथ सुनना चाहिए और उनकी मजबूरियां समझनी चाहिए। तो आम जनता के रूप में हमें कभी भी एक तरफा अपना थॉट प्रोसेस नहीं रखना चाहिए। हमें दोनों तरफ की चीज़ों को खुलकर सुनना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो उस समय कांग्रेस की नीतियां प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठाती हैं और बहुत सारी नीतियां देश के हित में भी थी। मामला आगे बढ़ता है, हम लोग वंदे मातरम में पुनः लौट करके आते हैं, फिर हम लोग सदन के विमर्श में दोबारा से लौट करके जाएंगे। तो जब 1882 में आनंद मठ की संरचना होती है, फिर 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में उसे गाया जाता है। गाते कौन हैं? गाते हैं वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिनकी रची हुई रचना को हम राष्ट्रगान के रूप में आगे चल करके देखते हैं, जिसे जन गण मन के रूप में गाया जाता है। कुछ विचारकों, कुछ आलोचकों का कहना था कि ये जन गण मन उनके लिए गाया था जो वहाँ पर पहले से सत्ता में काबिज थे, बाद में उसे भारत पर थोप दिया गया। तो आलोचकों और विश्लेषकों का काम ही ये होता है कि वो कहीं से भी त्रुटियां निकाल करके ले आए और उस पर बातचीत करें, विमर्श हो और उसका एक निचोड़ निकल करके आए। और हम लोग उसको कौवा कान ले गया के एवज में उठा करके, अरे ये इसने तो अंग्रेजों के लिए गाया था, हम अंग्रेजों का गाना नहीं गाएंगे, और तमाम तरह तरह की बिना पढ़े लिखे वाली बातें हम लोग करने लगते हैं। वो एक राजनीतिक बातें हैं, राजनेताओं को करने देना चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा वंदे मातरम भी राष्ट्रीय गीत है और हमारा राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन अधिनायक जय हे भी राष्ट्रगान है। बीच बीच में चूंकि वंदे मातरम की बात हो रही है तो कुछ और बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं, कुछ और लक्ष्यों पर। बात 1905
बनारस अधिवेशन की है। ये 1905 वही वाला काल है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय पर थोड़ा सा पर्सनल सेंटीमेंट टच करता हुआ ये गीत था और नारा बना था। 1905 बंगाल का विभाजन, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर एक और आंकड़ा निकल करके आता है, जब बनारस का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो दादा भाई नौरोजी हर सत्र की जो शुरुआत करते थे वो वंदे मातरम के गीत के साथ किया करते थे। फिर 1906 में भी कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और वहाँ भी जो दादा भाई नौरोजी थे हर सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से किया करते थे। फिर 1915 की बात आती है, बॉम्बे अधिवेशन। गांधी जी ने पहली बार सुना और तुरंत कहा कि यह गीत मेरे रगों में दौड़ गया है, रंग रंग में दौड़ गया है। बात कर रहा हूं मैं 1915 की। बॉम्बे अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार इस गीत को सुना था। ब्रिटिश सरकार ने इसे राष्ट्रीय खतरा मान करके प्रतिबंधित कर दिया गया था और 1908 में वंदे मातरम गाने बजाने वालों के ऊपर कई प्रकार की धाराएं लग जाया करती थी और 6 महीने तक की जेल की सजा होती थी। यह स्थिति थी 1908 में। वंदे मातरम इतना जोर पकड़ चुका था। 1931 में गांधी जी गिरफ्तार हुए तो जेल में भी वंदे मातरम वो गाते रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों लोग गिरफ्तार हुए क्योंकि वे वंदे मातरम का नारा बोल रहे थे और इसी नारे के चलते उनको जेल हुई। तो कई प्रकार के इसमें उल्लेख निकल करके सामने आते हैं। आनंद मठ की बात सामने आती है। 1907 में बंकिम ने बंगाल को भारत का प्रतीक बताया। श्री अरविंद जी लिखते हैं, कई लोगों को ये लगने लगा था कि जो ये वंदे मातरम है ये बंगाल के दृष्टिकोण में लिखा गया है, लेकिन वो बंगाल को बिलोंग करते थे, बंगाल से थे वो। लेकिन उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि वंदे मातरम का जो गीत है वो बंगाल को ध्यान में रखकर नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये कह देना कि वंदे मातरम केवल बंगाल केंद्रित गीत है, ये अपने आप में आपकी समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम की ये पूरी यात्रा रही। लोकमान्य तिलक हों, सावरकर हों, पंडित मदन मोहन मालवीय हों, सुब्रमण्यम भारती हों, लाला लाजपत राय हों, लोकमान्य तिलक हों, जितने लोग थे, जिन लोगों को भी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कुछ भी मानते हैं, उन सब ने वंदे मातरम का समर्थन किया था, उस नारे को स्वीकार किया था और ये पूरे देश का एक नारा था। तो वंदे मातरम हम जिस देश में रहते हैं बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी जाति को हम लोग बिलोंग करते हों, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अगर हम बार बार बाबा साहब का संविधान, संविधान की दुहाई और इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही अपने आप में सम्मानजनक स्थान रखते हैं और हमें इन्हें बराबर सम्मान देना चाहिए। समय समय पर इनको बोलना चाहिए, नारे के रूप में बोलना चाहिए और जहाँ ज़रूरी ना हो, जहाँ उपयुक्त ना हो, तो किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। यही मुझे संविधान सिखाता है और यही हमें हमारा सनातन सिखाता है। इसलिए ये 150 वर्षों की जो वंदे मातरम की खूबसूरत यात्रा है, इस यात्रा का लुत्फ़ उठाइए और हम सदन में होने वाली अन्य बातों की भी कुछ रूपरेखा लेकर के आएंगे। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना और प्रियंका गांधी ने उस आलोचना के खिलाफ क्या बातें करी, उसके समर्थन में क्या बातें करी, ये बातें लेकर के भी मैं आऊँगा। ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।